हेलो महारथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट नंबर 6 में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं मॉक टेस्ट नंबर 6 की ओर। देखते हैं इसमें ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जो आपको थोड़ा सा दिक्कत कर सकते हैं, और जो क्वेश्चन आपको दिक्कत कर सकते हैं उन क्वेश्चंस को एग्जाम से पहले अच्छे से करके जाना। तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए, जो बच्चे मैथ्स स्पेशल बैच के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो बच्चे ध्यान दीजिए, मैथ्स स्पेशल बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। और यह बैच जो है आप कैरियरविल एप्लीकेशन पर जाकर के बाय कर सकते हैं। इसकी फीस जो है वो 499 रुपीज है। चलिए सीधे आते हैं मॉक टेस्ट की ओर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 6। दो अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं, ये आपको बताना है। तो देखिए, दो अंकों की कितनी संख्याएं 6 से विभाज्य हैं। 6 के पहाड़े में पहली संख्या 6 आती है, दूसरी 12 आती है, और सबसे लास्ट में कितनी आती है, 96। 6 के पहाड़े में दो अंकों में सबसे लास्ट संख्या 96 आती है। अब हम जानते हैं 96 जो है वो 6 के पहाड़े में कितने बार है, 16 बार। 16 छक्के 96, यानी कि 6 से लेके 96 तक टोटल 16 संख्याएं हैं, जिसमें से एक संख्या आपकी क्या है, एक डिजिट की है। तो 2 डिजिट नंबर आपके कितने हो गए, 15। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, सही। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोशिश कीजिए। चलिए अब हम बताते हैं। P और Q एक संख्या 728 PQ की दो एकल अंकों वाली प्राकृतिक संख्याएं हैं, जिसे 80 से विभाज्य है, 80 से डिविजिबल है। तो 80 से डिविजिबल है तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां लास्ट में जीरो होना जरूरी है। Q की जगह जीरो होना जरूरी है, तभी जीरो से जीरो कटेगा और यह संख्या आपकी 80 से कटेगी। तो यह संख्या में P की जगह कुछ भी हो, लास्ट में जीरो होगा, ठीक है। तो P इंटू क्यू की वैल्यू क्या होगी, तो आपसे P इंटू क्यू की वैल्यू पूछी है। तो देखो P की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर ये जीरो से कट रहा है तो ये 8 के लिए लास्ट के 3 अंक आपका 8 से कटने चाहिए, वो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि P इंटू क्यू पूछा है और Q की वैल्यू जीरो है। जीरो के मल्टीप्लाई में कुछ भी होगा तो आंसर आपका क्या होगा, जीरो। लेकिन अगर यहां P प्लस क्यू पूछता, अगर यहां पर P प्लस क्यू पूछता तो आपको इसके लिए P की आवश्यकता होती। तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे, अंतिम 3 अंक 2, 8 और P, ये आपका 8 से कटने चाहिए। तो 8 तिया 24, और यहां बचेगा 4, और 4 के बाद P की जगह 0 भी हो सकता है, और 4 के बाद P की जगह 8 भी हो सकता है। यानी कि अगर यहां पर 0 हो तो भी ये कट जाएगा, यहां पर 8 हो तो भी कट जाएगा। तो P की जगह भी आपका 0 और 8 में से कुछ भी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उसको देख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कह रहा है 3, 12, 24, 36 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर देखिए सबसे बड़ी संख्या पूछी है, और भी आपकी सबसे डिवाइड होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो बेस्ट क्या है, सबसे पहले 36 से चेक कर लेते हैं। देखो 3 से चेक करने के लिए चेक कर सकते हो 3 से कौन कौन सी हट रही है, लड़की सारी कट रही होंगी, 3 से यहां पर कट रही है सारी, 3 से तो फायदा मिला नहीं है ना। 12 से भी देख सकते हो, 12 से कौन कौन सी नहीं कट रही है, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 कट रही है, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 आपका ये भी कट रही है, 12 सत्ते 84 ये भी कट रही है, 12 सत्ते 84 ये आपका 8 और 4 ये सभी कट रही है।
24 और 36 से देखते हैं। 36 के लिए 36 से डिवाइड नहीं करना है, 36 के लिए आपको 4 इंटू 9, जो संख्या 4 और 9 दोनों से कटेगी वो 36 से कटेगी। तो पहले वो हटाते हैं जो 4 और 9 36 से नहीं कट रही हैं। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे, पहले 9 सा चेक करते हैं। 9 के लिए अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 और 8 17, 17 और 4 22, ये आपका 9 से नहीं कट रहा, और ये 9 से नहीं कट रहा तो 36 से तो कट ही नहीं सकती। 9 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, और 9 से 4 और 2 6, ये 9 से नहीं कट रहा। तो दो ऑप्शन तो आपके गए। अब हमें चेक करना है 4 से। 4 के लिए अंतिम दो अंक 4 से कट रहे हैं, मतलब ये दोनों ही संख्या हमारी 36 से कट रही हैं। अब हम चेक करेंगे किससे? 24 से। 24 के लिए क्या होता है? 3 इंटू 8। तो देखो जो संख्या 9 से कट रही है वो 3 से तो कटेगी कटेगी, तो इसे तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। 8 का चेक करते हैं। 8 के लिए पूरा डिवाइड करना पड़ेगा। 8 के लिए आप इसे डिवाइड करोगे 900 को, तो 900 नहीं कटेगा, तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, अगला देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? 7 प्लस 33, 7 प्लस 33 आपका कितना हो गया? 40, गुणा 44 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 22, गुणा 5 गुणा 5 लिख लो, ऐसे कोई जरूरत नहीं है। तो ये 4 पंजे 20, 200, 200 पंजे 10, 1000, तो 22 इंटू 1000 ये आपका हो गया, और 22 इंटू 1000 आपका हो गया 22,000। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। क्लियर है? चलो और देखिए, औसत का ये प्रश्न, एवरेज का ये क्वेश्चन है, जो कि बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में हमने आपको कुछ सेट में ऐसा क्वेश्चन कराया था, लेकिन वहां पर वैल्यू छोटी थी, कैलकुलेशन कम थी, तो हम डायरेक्ट कर लेते थे मल्टीप्लाई करके भी। लेकिन इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहां कैलकुलेशन थोड़ी सी बेहतर है। जैसे इसने कहा है 31 परिणामों का औसत 240 है, 204 है, पहले 16 का 219 है, अंतिम 16 का 185 है। तो हमने आपको यह बताया था कि ये जो औसत 204 है, अगर ये जो नंबर 16 और 16, 16 और 16 32, 31 से ज्यादा है तो ये वैल्यू इससे प्लस होगी, और 31 से अगर ये मान लो 15 और 15 होते 30, तो ये वैल्यू 204 से कम होती। तो 16 और 16 12, अगर टोटल 31 से ज्यादा है तो प्लस लिख लो, टोटल एवरेज से प्लस लिख लो, कम होगा तो माइनस लिख लो। अब बस ये ना कितना प्लस होगा, तो इसके लिए हमें यह बोला गया है कि पहली 16 संख्याओं का जो औसत है वो 204 से ये कितना है? 219। तो देखिए 204 से आप 219 देखोगे तो ये 15 क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है औसत में, यानी एक संख्या का औसत जो है, एक संख्या जो है वो 15 ज्यादा है। तो ये 15 ज्यादा है, और टोटल संख्याएं कितनी है? 16, तो 15 इंटू 16 है ना। ऐसे ही यहां पर 204 से ये आपका 15 और 4 19, 19 कम है, ये वाला जो है वो 19 कम है, और ये आपका क्या था? 15 ज्यादा था। तो 19 कम है, और ये संख्याएं में कितनी है? 16। तो टोटल के लिए 16 का मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू एवरेज में है। अब इसमें 16 कॉमन होता है ना, तो इसलिए हम कॉमन ही ले लेते हैं। अगर ये नंबर बराबर होते हैं तो इसमें ये कॉमन आता है, तो 16 जो कॉमन है ना उसको हम बाहर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 19 इंटू 16। कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई। अब ध्यान से देखो, जो टोटल 204 है उससे 16 16 32 ज्यादा आ रहा है, तो प्लस कितना प्लस होगा? ये आपका 204 से 15 ज्यादा, तो प्लस का 15, ये आपका 19 कम, तो माइनस का 19 इंटू जितनी भी संख्याएं हैं, तो ये हो जाएगा 16 चौका 64। तो 204 माइनस 64 यानी कि 140, 140 यानी कि ऑप्शन डी आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे डिटेल में तो ये लेंथी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को ध्यान दो, ये सबका होना चाहिए। एक रेसिपी है जिसमें फल और दही, फल को ए मान लेते हैं, दही को बी, अनुपात 5 और 2 है। दही और शहद, दही को बी माना है, शहद को सी मान लेते हैं, 3 और 1 है।
तो फल और शहद, फल मतलब ए और शहद मतलब सी, तो ए और सी का रेशियो पूछा है। तो ए और बी का रेशियो 5 और 2 है, और बी और सी का रेशियो 3 और 1 है। देखो यहां पर ए और बी का रेशियो दिया है, यहां पर बी और सी का रेशियो दिया है, हमें ए और सी का रेशियो पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे? सीधा मल्टीप्लाई 15 और 2 एकम 2। तो ऑप्शन ए। देखो जब 2 या 3 या 4 रेशियो आपको दिए जाते हैं और फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 5 तिया 15, 2 दूनी 4। यहां फर्स्ट ए लास्ट सी का रेशियो पूछा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये बताओ, अरुण को वरुण से 20% कम अंक प्राप्त हुए, राजू को वरुण से 30% अंक प्राप्त हुए। क्वेश्चन थोड़ा आसान कर दिया। चाहे अरुण हो चाहे राजू हो, दोनों को वरुण से 20% कम और वरुण से 30% कम अंक प्राप्त हुए हैं। तो अरुण, वरुण और राजू, तो वरुण के अगर 100 नंबर हैं तो अरुण के जो है वो 20% कम 80, और राजू के 30% कम 70। तो ये तीनों का क्या हो गया? रेशियो। अब इसने हमें आगे क्या दिया है? इसने हमें ये दिया है राजू को 140 अंक मिलते हैं, तो 140 अंक किसके मिले हैं? राजू के, यानी 70 की वैल्यू दे रखी है, और अरुण के 80 की वैल्यू पूछी है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 160, 160। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। क्लियर है? चलिए डन। ये तो आसान था ना परसेंटेज का। और देखिए, ये बताओ, ये देखिए, यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य इतना और क्रय मूल्य इतना है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। इससे आसान क्या हो सकता है? क्रय मूल्य आपका 1000 है और विक्रय मूल्य आपका 1430 है। यहां पर आप 0 से 0 काट लो, तो ये 100 और 143 हो गया। हमने आपको पहले बताया था कि परसेंटेज से रिलेटेड कभी भी कोई चीज पूछी जाए और एक ये चीज जो बेस है वो 100 में कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 में कन्वर्ट कर लीजिए। 100 के मल्टीप्लाई में है तो 100 बना लो उसको। 100 से जितना भी ज्यादा या कम आएगा वही प्रॉफिट और लॉस। तो 100 से 43 ज्यादा है तो 43% आपका प्रॉफिट। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? राइट आंसर। चलो ये बताओ, करो। डिस्काउंट का ये क्वेश्चन करिए महारथियों। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 13 और 9 है तो डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई चीज 13 रुपए की है तो हम उसे 9 रुपए में बेच रहे हैं, और 13 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचोगे तो डिस्काउंट कितना दोगे? 4 रुपए का। कितने पर? 13 पर, इंटू 100। तो 400/13%। खत्म हो गया। अब देख लीजिए, 13 तिया 39, और एक और 0 30 के रेंज में जाएगा। 30 की रेंज में एक ही ऑप्शन है, तो 30.77%। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। खत्म। कितना आसान है ना? चलो और देखो नेक्स्ट, ये क्या कह रहा है? सिंपल इंटरेस्ट का सिंपल सा क्वेश्चन। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 है। देखिए 2/5 का मतलब ये होता है सिंपल इंटरेस्ट। 2/5 को अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो 40% है। तो वो ये कहना चाहता है कि आपको 5 सालों में जो ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है? 40% ब्याज मिलता है। तो अगर आपको 5 साल में 40% ब्याज मिलता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर होती है जो 1 साल में ब्याज मिलता है। तो 1 साल में आपको जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40% 5 साल का है, तो 1 साल में आपको मिलेगा 8%। ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही सही हो गया, है ना, आसान हो गया। चलो और देखो, ये आगे कंपाउंड इंटरेस्ट बाबूजी, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन। बताइए इसको कैसे करेंगे। चक्र वृद्धि ब्याज की समान दर पर निवेश की गई एक धनराशि 4 वर्षों में इतने रुपए और 8 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। वह धनराशि क्या है, ये आपको बताना है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा सेम स्पीड से बढ़ता है। जैसे मान लो आप बैंक में एफडी करते हो, तो बैंक में जो एफडी करते हो उस पे भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। तो अगर एफडी आप बैंक में कर रहे हो तो 4 साल में पैसा मान लो आपका 2 गुना हुआ, तो इसका मतलब हर 4 साल में वो 2 गुना होगा, अगले 4 साल में फिर 2 गुना होगा, अगले 4 साल में फिर 2 गुना होगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा अगर समय बराबर दिया जाए तो सेम स्पीड से बढ़ता है। तो ये इस क्वेश्चन में जो भी आपका प्रिंसिपल होगा 4 साल के बाद उसने कहा है वो 10,800 रुपए हो जाता है, और 8 साल के बाद वो 32,400 रुपए हो जाता है ना। यानी कि आप यहां पर नोटिस करोगे, और आप क्या नोटिस करोगे कि यहां पैसा सीधे सीधे दिख रहा है 3 गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 गुना। तो अगर पैसा यहां पर 3 गुना हो रहा है, 108 का 3 गुना 324, तो जो प्रिंसिपल रहा होगा वो भी 4 साल में क्या हुआ होगा? 3 गुना। तो प्रिंसिपल का 3 गुना ये है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए आप क्या करोगे? 10,800 को सीधे सीधे 3 से डिवाइड, तो 3,600 रुपए। यही आपका आंसर, ऑप्शन ए, है ना। तो ध्यान रखना कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसा हमेशा सेम स्पीड से आपका बढ़ता है। चलो अगला देखते हैं। ये बताइए, टीना, रीना, शीना क्रमशः 24, 28, 20 के निवेश के साथ एक व्यापार शुरू करते हैं। देखो अगर ये व्यापार यानी साझेदारी वाले क्वेश्चन है तो पहले सबसे पहले इसका अनुपात तो निकाल ही लीजिए। 4 से ये 6, 4 से ये 7 और 4 से ये 5। तो इनके निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया 6, 7 और 5 का। ठीक है। अब वो कह रहा है टीना 8 महीने, रीना 10 महीने और शीना पूरे 1 साल। तो ये आपका 8 महीने के लिए, ये आपका 10 महीने के लिए, और ये आपका 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए निवेश करती है। बस खत्म। अब यहां पर आप चाहो तो इसको 2 से काट सकते हो। 2 से ये 4 बार, 2 से ये 5 बार और 2 से ये 6 बार। तो ये हो गया 24, ये हो गया 35 और ये हो गया आपका 30। ये क्या हो गया? तीनों का अनुपात हो गया। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट इतना है 25,810। तो 25,810 आपका टोटल प्रॉफिट है। तो 24, 25 और ये आपका हो गया 89। और आपको पूछा है कि टीना, टीना कौन सी है? पहले वाली, पहले वाली मतलब 24 का पूछा है। तो कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी दे दी आपको। हम बार बार यही कहते हैं हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आपके कैलकुलेटिव आ सकते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है। तो इसमें 89 से डिवाइड नहीं करना है। आप इसमें क्या करें, ऑप्शन से देखें। ये 89 से ये तो कटेगा कटेगा, कोई 89 में उसमें कुछ कॉमन नहीं है। तो आंसर 24 के मल्टीप्लाई में होगा। 24 मतलब 3 के और 8 के पहाड़े में आ रहा होगा। तो 3 से कट रहा है ये, जी हाँ। 8 से भी कट रहा है, 8 से भी कट रहा है। तो ये हो सकता है। ये 3 से कट रहा है, ये 3 से नहीं कट रहा। 9 तो कट रहा है, 7 और 4 11 नहीं कट रहा। ये 3 से कट रहा है, जी हाँ, लेकिन ये 8 से नहीं कट रहा, इसलिए ये भी गलत। ये 3 से कट रहा है, नहीं, तो ये भी गलत। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जो 3 और 8 दोनों से कट रहा है, मतलब 24 से कटेगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर भी हो जाएगा। अगला देखते हैं। चलो ये लो बाबूजी, एलिगेशन का ये क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को।
2023 जीडी में थोड़े से क्वेश्चन ठीक पूछे गए, 24 वाला पेपर थोड़ा ज्यादा आसान था। एक दुकानदार 120 रुपए प्रति किलोग्राम और 130 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य की चाय की दो किस्मों को किस अनुपात में मिलाए। यानी कि दो प्रकार की चाय हैं, 120 और 130 वाली, दोनों को मिलाना है और ऐसे मिलाना है कि इतने में बेचने पर 10% का लाभ हो। 10% लाभ मतलब 110% मिल रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे करना होता है कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि इसका प्राइस इतना हो जाए, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अगर इतने रुपए में 10% का प्रॉफिट है तो क्या आप उसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो? जी हाँ। कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे? 136.4 अपॉन 110 इंटू 100%, खत्म। तो 11 एकम 11, 2 और 6 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 124 रुपए मिक्सचर का प्राइस हो गया। तो ये अंतर कितना हो गया? 4। ये अंतर कितना हो गया? 6। तो ये अनुपात कितना हो गया? 3:2। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यही है सही, है ना? इजी, बताइए। चलो, तो ये तो भी ठीक है, थोड़े से कम छोटी मोटी कैलकुलेशन तो है। कई बार क्वेश्चन इतने ज्यादा आसान आते हैं कि उसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं होती, बिना पेन के भी कर सकते हो आप। अब ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, अब हम बताएंगे आपको। जैसे कह रहा है स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफा बना सकता है, लेकिन रेवती के साथ मिलकर 128/17 दिन में कर सकता है। तो स्वप्निल अकेला करता है 16 दिन में, और स्वप्निल अगर रेवती के साथ मिल जाए तो 128/17 दिन में करता है। तो ऐसे क्वेश्चन में जब आपका कभी भी ये दो नंबर आते हैं ना, तो एलसीएम लेते में ना, ऐसे क्वेश्चन में ऊपर वाले नंबर पर ही फोकस करो, नीचे वाले को मत देखो। देखो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 16 है। इसमें दिक्कत होती है 128/17, तो इसमें केवल ऊपर वाले नंबर पे फोकस करो। तो 16 और 128 का एलसीएम कितना होगा? 128 हो गया। अब डिवाइड कर लो, 16 से 128 कितने बार? 7 बार। अब 128 को 128/17 से डिवाइड करोगे तो आप नोटिस करोगे ये कट जाएगा और 17 पहुंच जाएगा ऊपर, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17। अब आप कर सकते हो, एस की वैल्यू 7 है और आर प्लस एस की 17 है, तो इसका मतलब रेवती की वैल्यू कितनी होगी? 10। और 110 नहीं, सॉरी, 16, 16 सत्ते 112 होता है ना, 16 अट्ठे 128। तो ये 8 होगा, और 8 में अगर ये 9 जोड़ते हैं तो 27 होगा, मतलब रेवती की वैल्यू 9 है। तो 128 को 9 के हिसाब से करेगा, 128/9, 128/9 डेज। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? सही, खत्म, है ना? चलो, तो ये क्वेश्चन दिक्कत करता है कुछ बच्चों को। तो ध्यान रखना, जब एक नंबर हो और एक फ्रैक्शन हो तो डिवीजन में जो नंबर है उसे भूल जाओ, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम ले लो, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। अगला देखो, ये बताइए, किसी टंकी में एक रिसाव है जिससे यह 6 घंटे में खाली हो जाती है। एक नल को चालू किया जाता है जो टंकी में प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। जब यह पूरी भर जाती है तो अब इसे खाली करने में 10 घंटे लगते हैं। यह भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। जैसे कोई टंकी है, उस टंकी में कोई पाइप भर रहा है और वो नीचे से एक खाली कर रहा है। तो खाली करने वाला मान लो अगर ए है, तो ये खाली करने वाला अगर ए है तो ये ए 6 घंटे में खाली कर देता है। लेकिन अगर हम ऊपर से पानी भर रहे हैं, तो ऊपर से पानी भर रहा है, नीचे से पानी खाली हो रहा है, और खाली करने वाली स्पीड अगर ज्यादा है तो वो कह रहा है 10 घंटे में लगते हैं। तो अब इसे खाली करने में, नहीं, ए तो खाली कर रहा है और बी भर रहा है, तो ये 10 घंटे में आपका क्या हो जाता है? खाली। अब ध्यान रखना, दोनों ही कंडीशन में ये आपके क्या हो रहे हैं? एम्प्टी हो रहे हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है? आपका एम्प्टी। अब आप देख लो,
दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ये 5 खाली कर रहा है तो माइनस का, ये 3 खाली कर रहा है तो माइनस का। तो यहां से आप b की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो a की वैल्यू -5, a प्लस बी -2, तो b की वैल्यू होगी +2। +2 का है मतलब 30 लीटर को 2 के हिसाब से ये 15 घंटे में भर सकता है। पाइप भी इसे 15 घंटे में भर सकता है। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है? नहीं, क्वेश्चन में हमसे यह पूछा गया है कि इसे टैंक की क्षमता कितनी है, यानी टैंक में कितना पानी आ सकता है। इसके लिए उसने कंडीशन दी है कि प्रति मिनट 10 लीटर पानी भरता है। 1 मिनट में जो आदमी 10 लीटर पानी भरता है, जो टंकी, वो 15 घंटे में टैंक भर रही है। 15 घंटे पूरा समय लग रहा है उसे भरने के लिए। तो इसकी कैपेसिटी कैसे निकालोगे? तो कैपेसिटी निकालने का सिंपल तरीका है कि ये आपका 15 घंटे में भर रहा है, स्पीड 10 लीटर मिनट की है। तो ये मिनट की है तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे। ये हो गया इतने मिनट, 15 गुणा 60 मिनट में भर रहा है। तो 15 गुणा 60 मिनट, ये हो गया टाइम और ये हो गई स्पीड। तो 1 मिनट में 10 लीटर, तो इतने मिनट में 9000 लीटर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया? सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये देखो, चोर पुलिस फिर आ गया। एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी से किसी चोर का पीछा करता है, इन दोनों के बीच की दूरी दे दी। हमने आपको पहले भी क्वेश्चन कराए हैं, बताए हैं टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और स्पीड दोनों की क्या होगी? सेम डायरेक्शन में माइनस। पुलिस और चोर की स्पीड 12 और 10 है। तो 12 और 10 का मतलब रिलेटिव स्पीड उसकी हो गई 2, और टाइम दे रखा है कितना? 600 मीटर। लेकिन दिक्कत क्या है? ये है किलोमीटर पर आवर्स में और ये है मीटर में। तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर 2×5 = 10 से ये 0 हटेगा तो 60, 18 ऊपर पहुंचेगा, 60 इंटू 18 आपके क्या हो जाएंगे? सेकंड्स। ये सेकंड्स हो गए, क्यों? क्योंकि ये मीटर और सेकंड में हम ले रहे हैं, जबकि हमसे जो ऑप्शन पूछे गए हैं वो किस में पूछे गए हैं? मिनट में। तो इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 मिनट से क्या कर दोगे? 60 सेकंड से डिवाइड, तो 18 मिनट। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 18 मिनट में आपका क्या हो जाएगा? सही। ठीक है, चलो और बताइए, क्लियर है? अब बताओ। एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून 120 की चाल से जाती है और वापस 130 की चाल से आ जाती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल क्या है? देखिए, जब कोई ट्रेन या बस या कार कोई दूरी जाती है और फिर वही दूरी वापस आ जाती है, मान लो जाने की स्पीड x है, आने की y है, तो औसत चाल जो होगी वो होगी 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब यहाँ x की जगह 120 है और y की जगह 130 है, तो औसत चाल होगी 2 × 120 × 130, दोनों को जोड़ोगे 250, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, अब इसमें काट लें, काट लेते हैं। इसको ऐसा करो, 25 को 100 बना लो, इंटू 4 करके 100 बना लोगे तो डिवाइड करना आसान होगा। तो इंटू 4 अगर नीचे करोगे तो ऊपर भी इंटू 4 करोगे, 25 × 100, इसकी जगह आप 100 लिख रहे हो, तो 100 में जीरो से तो जीरो कट जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 24, 24 × 4 = 96, 96 इंटू 13, यानी कि 13 को 10 से डिवाइड 1.3, तो 13×6 = 78, लास्ट में 8 आएगा, 8 तो 3 ऑप्शन में, 13×9 = 117 और 7 124, तो 124.8, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही सही हो गया है ना? ये तो आसान हो गया। चलो और देखते हैं, ये बताइए, नाभ और धारा का ये प्रश्न क्या कह रहा है?
एक नाव धारा की दिशा में 12 की दूरी 30 मिनट में तय करती है। ये समझिएगा, यहां दूरी और टाइम दिया है, तो दूरी और टाइम से आप स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी है 12 किलोमीटर, टाइम है 36 मिनट में है, तो 60 से डिवाइड, 60 से डिवाइड करोगे तो 12 से 3, 3 से 20, तो आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और धारा के विपरीत दिशा में उसी चाल से चलने पर 36 मिनट का समय लेती है। तो अप स्ट्रीम में वही दूरी, हमने गलत ले लिया क्या, ये 36 नहीं है, ये 30 है। चलो इसको अप कर देते हैं, इसको डाउन की जगह ये अप का दे रखा था, और डाउन का दे रखा है वही 12 किलोमीटर 30 मिनट में। तो 60 से डिवाइड करोगे तो 30 से 60 दो, और दो ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई डाउन की, है ना। उसने पूछा शांत जल में नाव की चाल। अब देखो नाव की चाल जो निकालनी होती है उसके लिए दोनों को जोड़कर बस 2 से डिवाइड कर दो। तो 20 प्लस 24 को जोड़ करके 2 से डिवाइड करोगे तो 22। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका क्या हो गया, राइट आंसर। ऑप्शन सी यही है आपका सही। चलिए और बताइए। हाँ? ये तो आसान था। हाँ लेकिन ये आता है क्वेश्चन काफी। अगला देखो, ये देखो महारथियों, 5 वर्ष पूर्व ए बी सी की आयु का अनुपात 4-5-7 था, 5 साल पहले। उनकी वर्तमान आयु का योग 135 है। देखो अनुपात 5 साल पहले का दिया है, तो आयु का योग भी 5 साल पहले जाएंगे, क्योंकि ये 3 लोग हैं तो 5 साल पहले तीनों की एज 5-5 कम होगी, तो तीनों की एज का सम होगा 120 साल। यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 साल पहले तीनों का अनुपात इतना था, टोटल 120 साल था। तो 120 साल को हम क्या करेंगे, 4, 5 और 7, टोटल कितना होगा, 7 और 5 12 और 4 16, तो 16 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें पूछा क्या है, अब से 3 वर्ष बाद बी और सी की आयु का योग। तो पहले हम 5 साल पहले ही निकाल लेते हैं। 5 साल पहले इनकी आयु का योग कितना था, 12, तो 12 की वैल्यू निकाल लेते हैं। निकाल के देखो कितना आ रहा है। तो जब आप ये करोगे सॉल्व, तो ये 4 तिया 12, 4 चौक 16, है ना। 4 से ये आपका कितना हो गया, 30, 30 तिया 90, तो दोनों की आयु का योग 90 साल आ गया। लेकिन ये जो आयु का योग है वो 5 साल पहले है, ठीक है। और 2 लोग हैं, ध्यान रखना, ये पर्सन भी कितने हैं आपके, 2। तो अगर इसमें दोनों की आयु में के लिए 5-5 जोड़ेंगे तो आपकी वर्तमान आयु आएगी, क्योंकि 5 साल पहले अगर 2 लोगों की एज का सम 90 था, तो 5-5 जोड़ेंगे 10, तो वो वर्तमान एज आएगी। हमें निकालना है 3 साल बाद, तो उसके लिए 3-3 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 90 में आपको 16 जोड़ना पड़ेगा, तो आ जाएगा 106 साल, 106 ईयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब बताओ, क्लियर है, डन है। चलो अच्छी चीज है। और देखो, ये है प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा जीडी के हिसाब से। एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए इकाई है को एक सम षटभुज बनाने के लिए शीर्षों पर काटा जाता है, तो षटभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो एक चीज समझिए कि एक आपका समबाहु त्रिभुज है, इसको अगर हम षटभुज बनाना है तो एक कट ऐसे लगाना पड़ेगा, एक कट ऐसे लगाना पड़ेगा। हम आपको बता देते हैं, जैसे यहां पर आपको 3 कट लगाने पड़ेंगे, है ना। एक कट ऊपर, एक कट यहां पर, और एक कट यहां पर, ये 3 कट आपको लगाने पड़ेंगे, ठीक है। 3 कट लगाएंगे तो ये अंदर बन जाएगा समषटभुज। ये देखो ध्यान से, ये आपका समषटभुज बन गया। अब इसमें आपको हमने क्लास में भी आपको कराते हैं कई बार, तो ये जब सामने मिलाओगे ना तो ये समषटभुज है अंदर, है या नहीं है, बिल्कुल है। ये आपका, ये सही से यहां पर नहीं दिख रहा है, ये एक कॉमन होगा पॉइंट, ठीक है। समषटभुज आपका ये बनेगा। तो ये समषटभुज जो आपका बन रहा है, इसमें आप नोटिस करोगे कि
इक्विलेटरल ट्राइंगल जो था उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 त्रिभुज थे, और सम षटभुज में कितने आ रहे हैं? 6 त्रिभुज। तो ट्राइंगल जो था उसमें 6 त्रिभुज आ रहे हैं, है ना? 6 नहीं आ रहे, ट्राइंगल में पूरे में 9 आ रहे हैं, और षटभुज में कितने आ रहे हैं आपके? 6। तो अगर हम पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालें, पूरा ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होगा? √3/4 ए स्क्वायर। ये जो हम निकालेंगे पूरे ट्राइंगल का आएगा। पूरे ट्राइंगल मतलब 9 ट्राइंगल का, तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो एक ट्राइंगल का आ जाएगा। अब षटभुज में कितने आ रहे हैं? षटभुज में 6 आ रहे हैं, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, बस खत्म। तो बस ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, तो ये जो है वो पूरे 9 का है, और ऐसे हमें कितने चाहिए? 6। तो बस इसको अब करते हैं। तो ये 9 जो है वो 9 आपका ऊपर ही आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 6/9 हो जाएगा। अब करिए, 3 से 3, 3 से 3 कह रहे हैं, 3 से ये 2, और 2 से ये 3, 2 से ये 2, और √3 से ये √3। तो ऊपर तो बचा a², नीचे 2√3, तो a²/2√3, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका क्या हो गया? सही। ये थोड़ा बेहतर क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। ठीक है, ये और देखो, ये तो आप कर लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, 6 8 10 भुजाओं वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है, तो नए ठोस की भुजा ज्ञात करें। तो देखो, जब हम कभी किसी चीज को पिघलाकर एक नई चीज बनाते हैं, तो उनका जो पहले जो पिघलाई गई हैं उनका कंबाइंड वॉल्यूम नए वाले के वॉल्यूम के बराबर होगा। घन का जो आयतन होता है वो होता है a³। तो जो नया घन बनेगा उसका आयतन इन तीनों के आयतन के सम के बराबर, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, यानी कि 216, 512 और 1000, यानी कि आपका 1728। तो a की वैल्यू हो गई 12, और यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन सी, यही है सही। तो अब आप इसमें देखिएगा, इस सेट में थोड़ा सा जीडी के हिसाब से कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो जीडी में पूछे गए थे वो क्वेश्चंस यहाँ पर हमने आपको डिस्कस किए हैं। और जो भी क्वेश्चंस आपको इस सेट में दिक्कत कर रहे हों उन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर जाइएगा, क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन, सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो अगर ऐसा ना हो कि अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो तो फिर वो आपसे ना बने, तो इसलिए उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर जाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए महारथियों, अब हम आपको नेक्स्ट सेट में मिलेंगे, सेट नंबर 7 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।